आज मैं आपको एक और स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिस डार्क देवर एंड गोल्डन देयर आइज। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 की स्टोरी बयान करने लगा हूँ मैं आपके साथ। ये लिखी है जी रे ब्रैडबरी ने। इसके मुसन्निफ़ है ये, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। तो स्टोरी में बयान करते हैं कि दुनिया में एक आलमी जंग छाई होती है, तो अमेरिका के ऊपर, न्यूयॉर्क के ऊपर एटमी हमले किए जाते हैं। तो कुछ लोग ना 1000 लोग एक रॉकेट में बैठ के मार्स पे चले जाते हैं, मरीख पे। वहाँ जाके वो रिहाइश पजीर होते हैं। तो ये उनके बारे में स्टोरी बताई गई है। चलिए इसको पढ़ते हैं। रॉकेट की धात चरागाह की हवाओं से सर्द पड़ गई। इसके ढकने से मुख्तसर मगर धमाकाखेज आवाज़ सुनाई दी, यानी दरवाज़ा खटाक की आवाज़ से खुला। इसके डायलों और मीटरों वाले कमरे कंट्रोल रूम से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए। इस मर्द को अपने ख़ानदान के हमरा तनहा छोड़ते हुए दूसरे मुसाफिर मरीख की चरागाह के उस पार तेज़ी से चले गए। मर्द ने अपने बालों को फड़फड़ाते हुए महसूस किया और उसके जिस्म के पट्टे पुलिये सख्त हो गए, जैसे वो एक खला के मरकज़ में खड़ा हो। उसके सामने उसकी बीवी धुएं में तेज़ी से हरकत महसूस करती हुई नज़र आई। बच्चे छोटे बीजों की तरह किसी भी लम्हे मरीख के तमाम खेतों में बोए जा सकते थे। बच्चों ने इस तरह के आँख उठा के देखा जैसे लोग सूर्य की तरफ देखते हैं, ये बताने के लिए कि ये उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त है। इसका चेहरा सर्द था। एक फैमिली को मरीख के उस रॉकेट से वो एक फैमिली को एक जगह पे छोड़ के फिर वो बाकी लोगों को लेके दूसरी जगह पे छोड़ने चले गए। तो रॉकेट के लोग, उससे आगे उसकी बीवी ने कहा, क्या ख़राबी है, आओ हम वापस रॉकेट में बैठ जाएं, ज़मीन की तरफ वापस चले जाएं। हाँ, गौर से सुनो, हवा यूँ चली जैसे उनकी शनाख्त को तबाह कर दे। मरीख की हवा, किसी लम्हे भी मरीख की हवा उनकी रूह को जिस्म से बाहर निकाल सकती थी, जैसे कि सफ़ेद हड्डी से गुदा निकलता है। इस तरह हवा उनके जिस्म से रूह को निकाल सकती थी, जैसे रूह से गुदा निकलता है। उसकी बीवी ने कहा, हैरी सुनिए, अब बहुत देर हो गई है, हम 60 मिलियन से ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। 60 मिलियन ज़मीन से मरीख का सफ़र 60 मिलियन पर मुश्तमिल है। वो ये कह रहे हैं। जर्द बालों वाले बच्चे मरीख के आसमान की गहरी मेहराबी छत के तले शोर मचा रहे थे। यानी कि बच्चों को क्या पता वो कहाँ पे आए हैं, बच्चों का तो काम शोर मचाना है ना। तो बच्चे वहाँ पे शोर मचा रहे थे। सख्त घास के बीच में हवा की तेज़ घटी हुई हरकत, सरसराहट की आवाज़ के साथ कोई जवाब नहीं था। उसने अपने सर्द हाथों में अपना सामान उठा लिया, यानी कि वो जो उस ख़ानदान का सरबराह मर्द था, वो उसने कहा, हम चलते हैं। वो एक ऐसे आदमी की तरह था जो समंदर के किनारे खड़ा हो और तैयार हो उसमें चलने के लिए और डूब जाए। यानी कि वो कह रहा था, चलो चलते हैं। उनके नाम थे बेटरिंग हैरी, उसकी बीवी कोरा, ठीक है, डॉन, लारा और डेविड। ये तीनों, डॉन, लारा और डेविड, ये इनके बच्चों के नाम हैं। उन्होंने वहाँ एक छोटी सी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई और अच्छे नाश्ते करने लगे, मगर खौफ ख़त्म ना हुआ कभी भी। तो उसने कहा, हैरी बेटरिंग ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि नमक एक क्रिस्टल टुकड़े की तरह एक पहाड़ी नदी में ख़त्म होता जा रहा हूँ। हमारा ताल्लुक़ मरीख से नहीं है, हम ज़मीनी लोग हैं। ये मरीख है, ये मरीख वालों के लिए है, ज़मीन वालों के लिए नहीं है। कोरा, खुदा के लिए आओ हम वापस चलते हैं। कोरा, आओ हम ज़मीन के लिए टिकट ख़रीद लें। यानी कि वहाँ पे आके भी उनको टिकट ख़रीदना पड़ रहा है ज़मीन पे जाने के लिए। उसने सिर्फ नफ़ी में सर हिला दिया, एक दिन एटम हम ज़मीन को मुकम्मल तबाह कर देगा, फिर हम यहाँ महफूज होंगे। कोरा ने कहा।
फिर हैरी बेटरिंग ने कहा महफूज और पागल, यानी कि उसके जवाब में कहा क्या ऐसा नहीं है। पापा ने अपने जूतों की तरफ देखा। उसके बेटे ने उसको पूछा और उसने तो बताया कि ख्याल रखो तुम इनसे दूर रहो, हजूम से गुजर जाओ। बिल्कुल यही। छोटे डेविड ने कहा कि मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ होने वाला है। डेविड छोटा था, सबसे छोटा। लारा रोती हुई झोंपड़ी से लड़खड़ा कर गिरी। वो अंधाधुंध ड्योढ़ी तक तेज़ हरकत करने लगी। अम्मी अब्बू, ज़मीन पर जंग मुसल्लत हो चुकी है। न्यूयॉर्क पर एटमी हमले किए जा रहे हैं। तमाम रॉकेट धमाके से उड़ा दिए गए हैं। मरीख की तरफ आइंदा कोई रॉकेट नहीं आएगा और अब हम ज़मीन पर फंस चुके हैं। ओह हैरी, माँ अपने खामन और बेटी के साथ चिमट गई। वालिद ने चुपके से पूछा लारा तो क्या तुम्हें यकीन है? बेटी से पूछा। लारा रोने लगी। हम हमेशा के लिए ज़मीन पर मुश्किलात में गिरफ़्तार होंगे। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ 1000 मौजूद हैं। वापसी का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। 3 दफ़ा कहा उसने कि कोई रास्ता नहीं। वो लारा को मारना चाहता था, चिल्लाना चाहता था। नहीं, तुम झूठ बोलती हो, रॉकेट वापस आएंगे। इसकी बजाय उसने लारा का सर अपने साथ मारा और कहा किसी दिन रॉकेट चलेंगे, रॉकेट रब्ता कर लेंगे। यानी कि उसको यकीन था कि रॉकेट आएंगे मरीख पे, ज़मीन से। अब्बू, हम क्या करेंगे? दोनों बच्चे ड्योढ़ी से बाहर निकल आए। कुछ बच्चों, मैंने तुम्हें एक खबर सुनाना है। अब उसका जो पापा था हैरी बेटरिंग, वो कहता है बच्चों मैंने तुम्हें एक कहानी सुनानी है। वो तो खौफ से अपने घर को देखने लगा। यहाँ तक मकान का ताल्लुक था। उसने उसके साथ कुछ भी किया है। हवा ने उसके साथ भी कुछ किया है। हवा ने उसे जला दिया। रॉकेट के वक्त धुंध है, रात के वक्त धुंध है। सारे तख्तों की शक्ल बदल गई है। ये बिल्कुल एक ज़मीनी आदमी का घर नहीं है। ओह, ये आपका तस्वुर है। वो जो हैरी बेटरिंग था वो एक रॉकेट बनाना चाहता था। वो एक लोहार की दुकान पे गया। वहाँ जाके उससे लोहे का सामान ख़रीदने के लिए कहा। उसको कहा कि मुझे लोहे का सामान है, मैंने एक रॉकेट बनाना है। तो उसने उसको कहा कि $500 लूँगा मैं आपको धात फरोख्त करने के। ठीक है, उसने वो इससे ख़रीद ली। फिर उसने कहा कि हम ये रॉकेट 30 साल बाद बनाने के काबिल होंगे। 30 साल बाद। हर कोई हंसने लगा। हंसो मत। साम ने चुपके से अच्छे मूड में उसकी तरफ देखा। साम, बेटरिंग तुम्हारी आंखें। साम ने कहा बेटरिंग अपनी आंखों की तरफ देखो। हैरी, इन्हें क्या है? साम ने कहा क्या वो स्लेटी रंग की नहीं थी? अच्छा, अब मुझे याद नहीं। वो ऐसी थी? क्या वो स्लेटी रंग की थी? क्या वो ऐसी नहीं थी? हैरी, तुम क्यों पूछ रहे हो? अब वो तकरीबन जर्द रंग की हैं। हैरी, क्या ऐसा ही है? साम ने इत्तफ़ाक़न कहा। और तुम पहले से ज़्यादा लंबे और दुबले हो। हैरी, हो सकता है तुम ठीक हो। साम, तुम्हारी आंखें जर्द नहीं होनी चाहिए थी। हैरी, तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? साम ने कहा। मेरी आंखें? यकीनन वो नीली हैं। हैरी, ये लो। साम ने उसे जेबी आईना पकड़ाया। उसने कहा अपने आप पर एक नज़र डालो। ठीक है, साम ने उसको पूछा कि तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? हैरी बेटरिंग से पूछा। उसकी आंखें नीली थी। तो हैरी बेटरिंग ने कहा यकीनन वो नीली हैं। उसने उसको ना एक अपना जेबी आईना निकाल के दिया। उसने कहा देखो अपनी आँख का रंग क्या है, इसका रंग। उसने जब देखा तो उसकी आंखें जर्द हो चुकी थी। उसके अंदर ना गोल्डन रंग के ना धब्बे पड़ चुके थे आँखों के अंदर बेटरिंग के। तो उसको इतना गुस्सा आया ना, उसने वो शीशा ही तोड़ दिया उसका। फिर सामने कहा बेटरिंग देखो तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है।
अब बिटरिंग धात की दुकान में दाखिल हो गया, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर पहले धात का काम कर चुका था, इसलिए उसको रॉकेट बनाने आता था। अब वो धात की दुकान में चला गया अपना रॉकेट बनाने के लिए। लोग दरवाजे पे खड़े होकर आहिस्ता आवाज़ में हंसने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे कि चबला मार है, कर की रहे, देख लो कितने बनना है, ऐसे नहीं जल्दी बना नहीं सकेगा। उसको बनाने आता था, वो कोशिश कर रहा था। लोग आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे थे। उसके बाद वो कभी कभार उसकी मदद कर देते, कोई चीज़ उठाने में मदद कर देते, लेकिन ज़्यादातर वो चबला ही मार जाते, खड़े होकर देखते रहते। लोगों का काम यही होता, बस देखना, तनकीद करना, काम नहीं कराते। उसके बाद अब शाम हो चुकी थी, उसकी बीवी बेत की टोकरी में उसके लिए खाना लेके आई। उसने गुस्से से कहा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ वो खाना खाऊंगा जो ज़मीन से हम लेके आए थे। मैं अपने फ्रीज़र से खाऊंगा खाना, मैं ये वाला खाना कभी नहीं खाऊंगा। उसने कहा, देखो, उसकी बीवी ने कहा, देखो तुम ये रॉकेट कभी नहीं बना सकते। तो उसकी बीवी का ज़हन बदल गया। उसकी बीवी ने कहा कि तुम ये रॉकेट नहीं बना सकोगे। उसने हैरी बिटरिंग ने कहा, जब मेरी उम्र 20 साल थी, मैं एक दफ़ा एक शॉप में काम किया था, मैं धात को जानता हूँ। मैं एक दफ़ा शुरू कर लूँ, दूसरे मेरी मदद करेंगे। उसने उस पर एक नज़र डाले बगैर और बुनियादी खाके को फैलाते हुए उसने वो एक पेज पे जो खाका बनाया था, वो जो मैप बनाया था, वो जो उसका नक्शा बनाया था, उसको फैलाते हुए कहा, कोरा, हमें यहाँ से जाना है, हमें जाना है। कोरा उसकी बीवी का नाम था। उसने बीवी को कहा, हमें यहाँ से जाना है, हमें यहाँ से जाना है। इतनी खुश्क और गर्म हवा थी मरीख की, उसने वहाँ पर हर चीज़ को जला डाला, झोंपड़ियों को, मैदानों को, इतनी हर चीज़ को जला के राख कर दिया उसने। और वो जो झूले जिसके ऊपर बच्चे झूला झूलते थे पिछले घर की पिछली जगह पे, बैक साइड पे, वो भी अब रुके हुए क्लॉक के पेंडुलम की तरह खड़े थे एक जगह पे ही। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ना टाइम पीरियड का बताया, कुछ ना आगे लेके गए हैं 4-5 साल। अब 4-5 साल के बाद सिचुएशन है, आखिरी दफ़ा सिचुएशन क्या थी कि वो दुकान में क्या था, वो काम कर रहा था, वो रॉकेट बना रहा था। 4-5 साल बाद ये हुआ कि रॉकेट पड़ा हुआ दुकान के अंदर गल सड़ रहा है। ठीक है, खामोश ख़िज़ा में मिस्टर बिटरिंग अपने घर वालों के साथ ढलवान पर खड़ा, बहुत स्याह रंग के साथ। अब पहले जब वो आए थे ज़मीन से मरीख पे, उनका रंग क्या था, बिल्कुल सफ़ेद, अमरीकी थे ना। तो अब 4-5 साल बाद क्या होगी ये सिचुएशन, उसका रंग बिल्कुल काला, आंखें बिल्कुल पीली। ठीक है, अब वो नीचे वादी की तरफ देख रहा है जहाँ पे वो उन्होंने ज़मीनी आबादी जब आए थे ना, तब उन्होंने जो ज़मीनी आबादी बनाई थी, अब उसको देख रहा है ऊपर। अब ये लोग पहाड़ियों में चले गए ऊपर, वो जो ज़मीनी आबादी थी उसको छोड़ दिया सारे लोगों ने 4-5 साल बाद की जो सिचुएशन है उसमें, और अब ऊपर चले गए हैं पहाड़ियों पे। तो पहाड़ियों पे जाके क्या नीचे देख रहे हैं ज़मीनी आबादियों की तरफ जो इन्होंने पहले बनाई थी। अब बीवी ने कहा, अब उल्टा हो गया सीन। अब बीवी कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। पहले बीवी नहीं मान रही थी, पहले बीवी कह रही थी तुम रॉकेट नहीं बना सकते। हाँ, हम वापस नहीं जा रहे। उसने चुपके से कहा, बिटरिंग ने कहा, हम वापस नहीं जा रहे। उसने कहा, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे उम्दा कपड़े, शहर खाली है, अब कोई भी वापस नहीं जा रहा। बिटरिंग ने कहा, वापस जाने की कोई वजह भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जो बेटी थी वो सिलाई में मसरूफ़ नज़र आती है इसमें, जो नया सीन है। और जो दोनों बच्चे हैं उसके, वो पुरानी वो बांसुरी की एक किस्म होती थी, ठीक है, उसको बजा रहे हैं दोनों बेटे। उनकी आवाज़ें इतनी ज़ोर के वो हंस रहे हैं कि उनकी आवाज़ें संगे मरमर के घर में, वो पहाड़ियों में है ना, तो वहाँ पे संगे मरमर के घरों में गूंज रही थी उनकी आवाज़ें। उसके बाद बिटरिंग ने नीचे ज़मीनी वाली की तरफ झांक कर देखा तो उसकी बीवी भी आके उसके साथ खड़ी थी, जैसे बताया सीन में। तो वो ना बीवी की तरफ देख के कहता है, देखो कितने अजीब ज़मीनी लोग हैं, शुक्र है चले गए यहाँ से, कितने घटिया घर बनाते हैं, घटिया लोग, चले गए यहाँ से। बीवी ने कहा, ये घटिया लोग कहाँ चले गए हैं, खुद भी ज़मीनी ही थे। एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे कि हमने क्या क्या दिया, खुद भी ज़मीनी ही थे इस वजह से। जब उसकी बीवी ने उसकी तरफ, अपने शोहर की तरफ देखा तो वो अपने सबसे बड़े बेटे की तरह जवान नज़र आया। वो जब उसने अपनी बीवी को देखा, हैरी बिटरिंग ने अपनी बीवी को देखा, कोरा को, तो वो भी अपनी छोटी बेटी की तरह बिल्कुल दुबली पतली सी, स्मार्ट सी, जवान नज़र आई। ठीक है,
वो मरीखी हो चुके थे, अब वहाँ पे रह के 4-5 साल बाद। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, हाथों में हाथ लिए। अब वो ना घर की तरफ वापस जा रहे हैं। अब पहले ऊपर खड़े थे ना, अब नीचे उतर के घर की तरफ जा रहे हैं। अब वो कहता है कि मुझे ना गर्मी लग रही है तो मैं ना अब नहाने जा रहा हूँ, बिटिंग कहता है। अब अच्छा अब सिचुएशन बदली, थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिखाया कि अब ये 5 साल बाद 5 साल बाद एक ज़मीन से रॉकेट आता है और वो दरवाज़ा खोल के चिल्लाते हुए आदमी वहाँ से नीचे उतरते हैं। वो कहते हैं हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है, जंग जीत ली है, हम आपको लेने आए हैं। तो अब वो कहता है कि हम आपको लेने आए हैं, ठीक है। अब वो जो ज़मीनी लोग थे जो मरीखी हो चुके थे, उनका बिल्कुल जाने का दिल नहीं करता, ठीक है। अब वो पहले आए थे 1000, अब वो रह गए 600-800, मर मुर गए उन्हें, ठीक है। तो अब वो उनको कहता है कि हम आपको लेने आए हैं, उनका दिल ही नहीं करता। तो वो लेफ्टिनेंट जो कैप्टन होता है उस जहाज़ का, वो लेफ्टिनेंट को कहता है जाके ना जायज़ा लेके आओ। वो जाके जायज़ा लेने जाता है। वो वादी जो ज़मीनी लोगों ने बनाई थी वो बिल्कुल खाली होती है, जंगलूद हो रहा होता है रॉकेट। तो वो ऊपर जाता है पहाड़ियों की तरफ, वहाँ जाके वो देखता है कि ना मरीखी लोग उसको नज़र आते हैं मरीखी, हालांकि वो ज़मीनी होते हैं। तो वो उनसे कुछ बातें करता है, ठीक है। तो कुछ बातचीत करके वो आके लेफ्टिनेंट वो उसको पायलट को बताता है कि हमने यहाँ पे ना कुछ ज़मीनी आबादी देखी हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हैं, एक रॉकेट जंगलूद हो रहा है, शायद उन्होंने बनाने की कोशिश की हो। तो हम पहाड़ियों की तरफ गए, ठीक है। वहाँ के लोग अंग्रेज़ी बड़ी जल्दी सीखते हैं, बहुत दोस्ताना है, हमारे उनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे रहेंगे, ठीक है। और ये है कि उनको ना यहाँ के जिन्होंने पायलट ने पूछा क्या तुम्हें उन्होंने अभी कुछ बताया कि ये ज़मीनी लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने ये आबादियाँ बनाई थी। उसने कहा कि उनके जहन में ये धुंधला सा ख्याल भी नहीं है, वो जानते ही नहीं ये कहाँ गए, इनके साथ हुआ क्या। ये जो ज़मीनी लोग थे वो जब, और हालांकि वो तो ज़मीनी लोग थे जो मरीखी हो चुके थे, उनसे ही बात कर रहा था, कह रहा था हमने यहाँ पे ना मुकामी आबादियाँ देखी हैं, ठीक है। मुकामी मतलब मरीखी लोग देखे हैं हमने यहाँ पे। वो उनको मरीखी समझ रहे थे, हालांकि वो मरीखी नहीं थे, वो ज़मीनी थे। तो उसके बाद ना वो पायलट कहता है कि हो सकता है इन मरीखियों ने ज़मीनी लोगों को मार दिया और इनको मार दिया और इनके इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया हो। तो वो कहता है कि इतने दोस्ताना और शरीफ नरम दिल अमन पसंद नज़र आते हैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि इन मरीखियों ने इनको मारा। और वो उनको मरीखी समझ रहे थे, बोला कि वो ज़मीनी थे। वो कहता है इन्होंने मार दिया। फिर वो कैप्टन कहता है कि ये ऐसी दास्तान है, ऐसा पुरअसरार राज है, ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम कभी जान नहीं सकेंगे, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, ये शायद उन चीज़ों में से एक चीज़ हो जिसको आप कभी जान नहीं सकेंगे। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब भी कर दिया करो आप सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हो, लाइक किया करो, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।